दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास टू स्टेट्स, जिसे लिखा है चेतन भगत ने। अब सुनते हैं उपन्यास टू स्टेट्स के 60वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। अनन्या के पिता ने पूरी बारात को मलयापुर की संगीता रेजिडेंसी में 20 कमरों में ठहराया था। कमरे सीधे सरल लेकिन साफ और एयर कंडीशंस थे। तुम्हारे पापा को क्या हो गया? अभी अभी तो हम उनसे मिले थे, उन्होंने पूछा। उन्हें वायरल फीवर है जो कि मलेरिया में तब्दील हो सकता है, मैंने कहा। क्या ऐसा हो सकता है? दिल्ली में हो सकता है। खैर शेड्यूल्ड क्या है? मैंने बातचीत का रुख दूसरी दिशा में मोड़ते हुए कहा। कल दोपहर पूजा है, शाम को फिर पूजा होगी। वेडिंग मुहूर्त परसों सुबह का है, उन्होंने कहा। अंकल डीजे और पार्टी नहीं है? मैंने अपने नाते रिश्तेदारों के बारे में सोचते हुए कहा। परसों रिसेप्शन है, वहीं सब लोग मौज मस्ती कर लेंगे, उन्होंने कहा और माँ की ओर मुड़े। कविता जी, सिप्रा जी, क्या मैं एक सेकंड के लिए आपसे बात कर सकता हूँ? माँ, सिप्रा मासी और अनन्या के पिता मुझसे और अन्य नाते रिश्तेदारों से थोड़ा दूर चले गए। वे 5 मिनट तक बतियाते रहे। फिर माँ मेरे पास आ गई और सिप्रा मासी अपनी चाबियाँ लेने होटल के रिसेप्शन पर चली गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। हम सीढ़ियों से अपने कमरों की ओर जा रहे थे। कुछ नहीं, माँ ने कहा। यह मेरी शादी है, मुझे जानने का अधिकार है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कोई विशेष भेंट चाहिए। माँ ने कहा। शायद अनन्या ने अपने पेरेंट्स को मिंटी की शादी वाला किस्सा सुना दिया था। और आपने क्या कहा? मैंने माँ को अविश्वास भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मुझसे इस तरह की बात मत करो, माँ ने कहा। माम, आपने एग्जैक्टली क्या कहा? मैंने कहा। मेरा लहजा अब और भी खराब हो गया था। क्या? कहीं आपने किसी को कोई कार खरीदने या उनका बैंक खाता तुड़वाने को तो नहीं भिजवा दिया? तुम मेरे बारे में यही सोचते हो ना? माँ ने कहा। हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुके थे। वे सांस लेने के लिए पल भर रुकीं। सिप्रा मासी की महंगी सैंडल्स की आवाज़ उनके आने से 4 सेकंड पहले सुनी जा सकती थी। वे भी फर्स्ट फ्लोर पर आ पहुंची। जरा मेरी नादान बहन को तो देखो, इसने कह दिया कि इसे कोई भी बड़ी भेंट नहीं चाहिए। सिप्रा मासी ने मुझसे कहा। आपने ऐसा किया? मैंने माँ से कहा। माँ ने मेरी ओर देखा। तुम यह कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, माँ ने कहा। शर्म से मेरा सिर झुक गया। माँ ने मेरे सिर के पीछे एक हल्की सी चपत लगाई, जबकि मैं एक जोरदार तमाचा खाने के लायक था। सिप्रा मासी ने अपने हाथ लहराते हुए कहा। तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही एक जैसे हैं, अव्यवहारिक। इसने उन्हें कहा कि मैंने अपने बेटे को एमबीए करने भेजा था, बदले में मुझे 2 एमबीए मिल रहे हैं। अनन्या से अच्छी भेंट भला और क्या होगी? सिप्रा मासी ने कहा। ठीक है, लड़की अच्छा पैसा कमाती है, लेकिन कविता, जब कोई देने को ही राजी हो तो फिर भला लेने से क्यों मना करना? क्योंकि हम उस तरह के लोग नहीं हैं, सिप्रा मासी, मैंने कहा और माँ को गले लगा लिया। माँ बोलती बहुत है, लेकिन वास्तव में वे कभी ड्यूक की माँ जैसी हरकत नहीं कर सकती, कभी नहीं, मैंने कहा। मैं अपने होटल रूम में चला आया, जहाँ मेरे बिस्तर पर 10 कजिन्स, 6 आंटीज और 4 अंकल्स बैठे हुए थे। जगह की किल्लत के कारण मैं फ्लोर पर ही बैठ गया, जबकि हमें पूरे 20 कमरे दिए गए थे। मेरे नाते रिश्तेदारों की जगह की किल्लत मंजूर थी, लेकिन वे रसीली गपशप करने का मौका नहीं गंवा सकते थे। मेरे छोटे कजिन्स टीवी के रिमोट के लिए लड़ रहे थे। मैंने अपनी आंटियों के सामने शेड्यूल्ड दोहराया। ये लोग तो बड़े नीरस हैं, भला दिन भर पूजा कैसे की जा सकती है? कमला मामी ने कहा। उन्होंने तो संगीत कार्यक्रम भी नहीं रखा है, माँ ने कहा। मुझे तो लगता है ये लोग पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिप्रा मासी ने कहा। लेकिन पूजा किस भाषा में होगी? मद्रासी, एक आंटी ने कहा। तमिल में या शायद संस्कृत में, मैंने कहा। तब तो मैं पूजा में नहीं आऊंगी, माँ ने कहा। मैंने माँ की ओर नजरें तरेर कर देखा। खाना कहाँ पर होगा? एक आंटी ने यह सवाल पूछा, जो सभी के मन में था। खाना वेडिंग वेन्यू पर ही एक डाइनिंग हॉल में होगा। चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह हमें जल्दी उठना है, मैंने कहा। हमने सुबह 7:30 बजे होटल लॉबी में मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन हमें निकलते निकलते 9 बज गए। पता है? रज्जी मामा ने पूछा। मैंने कागज का वह टुकड़ा निकाला जो अनन्या के पापा ने मुझे दिया था। मैं तो इसे नहीं पढ़ सकता, रज्जी मामा ने कहा। मैंने कागज वापस ले लिया। उस पर लिखा था,
अरुलुमिगु, कपालीश्वररार, कपर्तवल्ल, तिरुमन्ना मंडपम, 16 वेंकटेश अग्रहारम स्ट्रीट, मलयापुर, चेन्नई। इसे पढ़ने की 3 बार कोशिश करने के बाद मेरा सिर दर्द करने लगा। मैंने अक्षर गिने। मेरे वेडिंग वेन्यू के नाम में 50 अल्फ़ाबेट थे। दिल्ली में चीज़ें कभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। मेरी एक कजिन की शादी बत्रा बैंकेट में हुई थी और एक कजिन की शादी बॉब हॉल में हुई थी। आयोजन स्थल तक पहुंचने से पहले हम मलयापुर की सड़कों पर 20 मिनट तक भटकते रहे। गनीमत थी कि स्थानीय लोगों ने इस जगह का नाम को छोटा करते हुए AKKD मंडपम कर दिया था। बात चाहे अभिनेताओं की हो या राजनीतिक दलों की या शादी मंडपम की, तमिल पहले तो लंबे लंबे नाम रखना पसंद करते हैं और फिर उन्हीं को छोटा कर देते हैं। नाश्ता खत्म हो गया है से तुम्हारा क्या मतलब? सिप्रा मौसी ने कहा। इल्ला, एक तोदू काले कलूटे बालों से भरी काया वाले सेफ ने कहा और अपना सिर हिलाया। उसने टोपी और सेफ की टोपी पहन रखी थी। एल्लग एल्ला, एक तोदू काले कलूटे बालों से भरी काया वाले सेफ ने कहा और अपना सिर हिलाया। उसने लुंगी और सेफ की टी टोपी पहन रखी थी। ओरिनिसुमिसुम, मैंने कहा। क्या हुआ? तुम्हारा बेटा तमिल बोलता है, सिप्रा मासी ने माँ से कहा। माँ ने आंखें घुमाई। नहीं, मुझे तमिल नहीं आती। यह तो 1 सेकंड रुको के लिए कॉमन तमिल शब्द है, मैंने कहा। अब ये लड़का पूरी तरह उन लोगों का हो गया है। वे लोग जो चाहेंगे इसे करवाएंगे, माँ ने जोर से दुख मनाते हुए कहा। मॉम प्लीज, मुझे यह समस्या सुलझाने दो, मैंने कहा। तुम भला क्या समस्या सुलझाओगे? देखना, अब हमें अपना खाना ही खुद ही पकाना पड़ेगा, माँ ने कहा। सभी लोग प्लीज डाइनिंग हॉल में बैठ जाइए, मैंने कहा और फिर मैं सेफ की ओर मुड़ा। क्या कुछ पका सकते हो? तो फिर टिफिन कौन बनाएगा? हमें 11 बजे टिफिन सर्व करना है, सेफ ने कहा। मैंने घड़ी देखी, 9:30 बज रहे थे। यदि मेरे परिवार के लोगों को इतनी देर तक भूखा रहना पड़े तो उन्हें मेडिकल इमरजेंसी हो जाए। हमें अभी कुछ चाहिए, मैंने कहा। कुछ भी, जल्दी से। पर टिफिन का क्या होगा? सेफ ने कहा। टिफिन को मारो गोली, हम लंच देर से लेंगे। लड़की वालों को टिफिन चाहिए, वे सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट के लिए आए थे, सेफ ने कहा। रज्जी मामा मेरे पास आए। इसे थोड़ी सी पुश खिला दो, उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सोचा कि अपनी ही शादी में अपने नाश्ते के लिए पुश देने से भला कौन सी नैतिकता होगी। ओके, अब मैं जाता हूँ, सेफ ने कहा और फिर मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। पुंडई मंगाने थायोली कुट्टी। अन्ना, रुको, मैंने कहा। सेफ ने मेरी ओर हैरत से देखा। आखिर दिल्ली के लहजे में बोलने वाला कोई व्यक्ति तमिल के का शब्द कैसे बोल सकता है? मैंने हाथ में 100 रुपए का नोट रखा और उसे हाथ मिलाया। उसने उलझन भरी नज़रों से नोट को देखा। हम तुम्हें यह खुशी से दे रहे हैं, अंकल ने कहा। मैं जल्दी से उपमा बना सकता हूँ, सेफ ने कहा। उपमा क्या होती है? अंकल ने कहा। नमकीन हलवा। नहीं, उपमा नहीं। क्या तुम डोसा बना सकते हो? मैंने कहा। डोसा एक एक कर बनाना पड़ता है और हमारे पास इसके लिए स्टाफ नहीं है। फिर इसमें लंच में भी देरी हो जाएगी, सेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। आखिरकार हम इडली पर राजी हुए। सांभर का बंदोबस्त तो खैर तब भी नहीं हो पाया। अलबत्ता सेब के पास कनस्तर भरकर नारियल की चटनी थी। इतनी चटनी से तो सड़कें रंगी जा सकती थीं। मेरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठ गया। उनके सामने केले के पत्ते रख दिए गए। अब क्या हम केले के पत्ते पर खाएंगे? सिप्रा मासी ने कहा। उन्होंने हमें समझ क्या रखा है, गाय? यह प्लेट है, मैंने कहा, और केले के पत्तों के अलावा हमें और कोई कटलरी नहीं मिलेगी। इन लोगों का तो शादी में कोई खर्चा ही नहीं होता। हाउ लकी, कमला आंटी ने कहा। हम 40 लोग कम से कम 200 इडलियां चट कर गए। जब हम नाश्ता कर चुके थे तब जाकर अनन्या के पापा आए। नाश्ते का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। आई एम सॉरी, उन्होंने कहा। इट्स फाइन, मैंने कहा। हम लोग ही देर से यहाँ पहुँचे थे। हेलो कविता जी, अनन्या के पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अनन्या ने उन्हें हिदायत दी थी कि जब भी लड़के वालों से मिलें हाथ जोड़ कर मिलें। उन्होंने परोसने वालों से इडली की बाल्टी ली और एक इडली मेरी माँ को परोसी। हेलो, माँ ने उनके हेलो का जवाब देते हुए कहा। उनकी आवाज़ से गर्व की भावना झलक रही थी। आखिर लड़की के पिता उनके भाई बहनों के सामने उनकी सेवा जो कर रहे थे। लगता है हमारे बड़े बुजुर्ग यही दिन देखने के लिए जीते हैं, क्योंकि वे यूं ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा मौज
मजा नहीं कर पाते। क्रिस के पिता अब कैसे हैं? अनन्या के पापा ने पूछा। अब वे बेहतर हैं। कल रात उन्होंने सूप लिया था और आज उन्होंने थोड़ा सा दलिया लिया है। अब वे आराम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ओर से शादी की शुभकामनाएं भेजी हैं, माँ ने कहा। अनन्या के पापा ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे से चिंता झलक रही थी। अंकल, आज कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं? मैंने अपने संबंधियों के लिए अनन्या के पापा से पूछा। सबसे पहले तो उत्तम होगा, जो कि विवाह के प्रारंभ होने वाली प्रार्थना है। फिर निश्चयार्थम होगा, जो कि औपचारिक सगाई समारोह है। शादी का पवित्र मुहूर्त इसी समारोह में तय किया जाएगा और करीबी रिश्तेदारों को भेंट दी जाएगी, अनन्या के पापा ने कहा। मेरी आंटियों का ध्यान केवल अंत के शब्दों पर केंद्रित था। हम मुख्य हाल में आए, जहां अगले 2 दिन तक शादी की मुख्य रस्में होने वाली थीं। हाल के बीचों बीच एक अग्निवेदी बनी थी। वह पंजाबी शादियों से बहुत अलग नहीं थी। हालांकि हमारे यहाँ होने वाली शादियों में लोग केवल भोज के बाद ही आग के समीप आया करते थे, लेकिन यहाँ सभी लोग पहले ही आग के पास मौजूद थे। मैं फर्श पर बैठ गया। 4 पुरोहितों ने मंत्र जाप शुरू किया। मेरे साथ ही मेरे 4 करीबी संबंधी भी फर्श पर बैठे थे, जबकि बाकी रिश्तेदार पीछे की कतार में कुर्सियों पर बैठे। ब्रीतम के दौरान पुरोहितों ने इतने जोर से मंत्र जाप किया कि मेरे कुछ छोटे कजिन डर के मारे रोने लगे और इस वजह से लोगों के लिए आपस में बात कर पाना भी तकरीबन नामुमकिन हो गया। मेरे पीछे मेरी आंटियों ने कई बार अपनी पोजीशन बदली। इसके बाद हम सिटी टूर पर चलें, कमला आंटी ने कहा। चेन्नई में आखिर देखने लायक है क्या? यदि मद्रासियों को ही देखना है तो इस कमरे में ही काफ़ी हैं, सिप्रा मासी ने कहा। मैंने अनन्या के संबंधियों की ओर देखा। उनमें से कुछ आंटियों को मैंने पहचान लिया। अनन्या के कजिन्स विदेश से आए थे। वे अपनी परंपरागत तमिल पोशाक पहने हुए हाथ में मिनरल वाटर की बोतलें थामे बैठे थे। अनन्या दीदी, अनन्या के भीतर आते ही मिंटी ने कहा। उसने मस्टर्ड येलो गोल्ड बॉर्डर वाली मरून कांजीवरम साड़ी पहन रखी थी। उसके कसकर गूथे बालों को देखकर लग रहा था मानो वह कोई स्कूल गर्ल हो। उसके चेहरे पर मेकअप दिख रहा था और वह तमिल फिल्मों के पोस्टरों पर अवतरित होने वाली तमाम हीरोइनों से अधिक खूबसूरत लग रही थी। उसने आंखों में काजल लगा रखा था और इस कारण उनमें एक अजीब किस्म की गहराई आ गई थी। कुछ पलों तक तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि यह मेरी अनन्या है। क्या यह वही लड़की है जो मुझे मेस की लाइन में मिली थी और जो साभर के लिए झगड़ा कर रही थी? हमारी आंखें थोड़ी देर के लिए मिलीं। वह धीमे से मुस्कुरा दी, मानो मुझसे पूछ रही हो कि वह कैसी लग रही है। मैंने सिर हिला दिया। हाँ, इससे ज़्यादा खूबसूरत वह आज तक कभी नहीं लगी। अगले 1 घंटे तक प्रार्थनाएं चलती रहीं। कमरे में धुआं भर गया। पुरोहित अग्नि में घी लकड़ियां डालते हुए हवन करते रहे। अनन्या और मेरी नज़रें कई बार मिली और हम कई बार मुस्कुराए। क्या यह सब वास्तव में हो रहा है? क्या वाकई आखिरकार मेरी शादी हो रही है? और क्या इसके लिए हर वह शख्स राजी था जिससे मेरा डीएनए मेल खाता है? पुरोहितों ने कहा, दूल्हे के पिता को बुलाइए। माँ ने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने फिर पापा के बारे में सोचा। आखिर बड़े लोग इतने उलझे हुए क्यों होते हैं? तुम्हारे दादा दादी कौन से गांव के थे? अनन्या के पिता ने मुझसे पूछा। पुरोहित को निश्चयार्थम की रस्म के लिए इसकी जानकारी की जरूरत थी। मुझे इसका जवाब नहीं पता था। मैंने माँ की ओर देखा, माँ ने मेरी आंटियों की ओर देखा। फिर मेरी आंटियाँ राय मशविरा करने लगीं, कौन सा जवाब ठीक रहेगा। लाहौर। उनका राय मशविरा खत्म होने के बाद माँ ने कहा। पाकिस्तान वाला लाहौर? अनन्या के पिता ने पूछा। वे जरा चिंतित लग रहे थे। मुझे डर लग रहा था कहीं उनका मन फिर न बदल जाए। मेरे दादा दादी बंटवारे के बाद दिल्ली चले आए थे। मैंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने सिर हिला दिया। अंकल, शादी की तमाम रस्में कब तक पूरी हो जाएंगी? यानी जिससे कि हमारा रिश्ता अटूट हो जाए और कोई भी उस पर आपत्ति ना कर सके। तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा। कुछ नहीं, मैंने कहा। पुरोहित ने मुझे दक्षिणा देने को कहा। मैंने उसे 100 रुपये का नोट दिया। उसने लेने से इनकार कर दिया। उन्हें सीधे रुपए मत दो, इन्हें थाइबुलम में रख दो, अनन्या के पिता ने पूजा की थालियों को इशारा करते हुए कहा। मैंने रुपए थाली में रख दिए। फिर मैंने उसे केले और पान के पत्तों और सुपारी से सजाया। इसके बाद मैंने उसे पुरोहित को दे दिया और इस बार पुरोहित ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर पुरोहित ने शादी के ब्यौरों की घोषणा की।
जिसमें आयोजन स्थल का लंबा चौड़ा नाम शामिल था और साथ ही उसमें लग्नम नक्षत्र और कल की तारीख भी शामिल थी। 6:30 बजे का मुहूर्त है, पुरोहित ने कहा। सुबह के 6:30 बजे? रजी मामा ने कहा। वे शॉक्ड थे। मुहूर्त तय होने पर अनन्या के सगे संबंधियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, लेकिन मेरे सगे संबंधी भौचक थे। यह शादी है या टार्चर? यह तो सुबह सुबह ट्रेन पकड़ने की तरह है, कमला आंटी ने कहा। सौभाग्यवश अनन्या की मां ने हमारे परिवार की सभी महिलाओं को शांत कर दिया। वे 10 बैग भर कर भेंटें ले आई। मिसेज कमला, उन्होंने पहले बैग को पढ़ते हुए कहा। हर बैग पर भेंट पाने वाले का नाम था, साथ ही उसमें मेरा संबंध और भेंट का कोड वर्ड भी बताया जा रहा था। मैं, कमला आंटी ने कहा और अपना हाथ इस तरह उठा लिया जैसे कोई बच्चा क्लास में अटेंडेंस दर्ज करवाने के लिए हाथ उठाता है। भेंट तोहफों में से कुछ ऐसी बात जरूर होती है जो हम सभी को बच्चा बना देती है। हम इन्हें अपने होटल में खोलेंगे, भेंट वितरण कार्यक्रम खत्म होने के बाद शिप्रा मासी ने कहा। और अब हम लोग लंच करेंगे। अनन्या के पिता ने हम सभी को डाइनिंग हॉल में भात, सांभर, रसम, सब्जियों, दही और पायसम के भोज के लिए निमंत्रित करते हुए कहा। हमारे साथ तो धोखाधड़ी हो गई, खाने में पनीर है ही नहीं, कमला आंटी ने कहा। हम पनीर विहीन डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 60वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांजलि के स्वर में। दोस्तों नमस्कार, अब सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स के 61वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांजलि के स्वर में। 8 बजे डाइनिंग हॉल में डिनर होगा, मैंने कहा। प्लीज, अब मैं और भात नहीं खा सकती, शिप्रा मासी ने कहा। महिलाओं ने भेंट में मिली कांजीवरम साड़ियां खोल ली थीं। मैंने अनन्या से कहा था कि वह साड़ियों पर से प्राइस टैग ना हटाए। जैसे ही मेरे संबंधियों ने देखा कि हर साड़ी 3,000 रुपयों की थी, तो उनके मन में अनन्या के प्रति सराहना का भाव और बढ़ गया। डिनर के बाद क्या? रजी मामा ने कहा। सुबह 6:30 बजे का मुहूर्त है, इसलिए हम सभी जल्दी सो जाएंगे। जल्दी कैसे सो जाएं? भाई, तुम्हारी शादी है, कमला आंटी ने मेरे गाल खींचते हुए कहा। तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा, हम पार्टी करेंगे। मिंटी के डैड, चलो चलते हैं, कमला आंटी ने कहा और वे बाहर चले गए। और तुम फेशियल करवाने ब्यूटी पार्लर जाओ, माँ ने कहा। मैं? हाँ हाँ, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ के ब्यूटी पार्लर तुम्हें दिखने में काला कलूटा भी बना सकते हैं, शिप्रा मासी ने कहा। तो मेरे सगे संबंधियों को हंसने का एक और बहाना मिल गया। मैं यह तो नहीं कह सकता कि रजी मामा ने जो पार्टी रखी थी वह बैचलर पार्टी थी, खासतौर पर तब जब मेरी सभी आंटियां वहां मौजूद थीं। बहरहाल मेक शिफ्ट बंदोबस्त कुछ ऐसा किया गया था कि यह पार्टी किसी कुंवारे लड़कों द्वारा मनाया जा रहा जश्न जान पड़ती थी। रजी मामा विस्की की 2 बोतलें, वोदका की 1 बोतल और बियर की 1 केट लेकर आए थे। कमला आंटी भी महिलाओं के लिए चिप्स और जूस लेकर आई थी। क्यों ना आज रात महिलाएं भी ड्रिंक्स करें, रजी मामा ने कहा। तो कई आंटियों ने डर जाने का दिखावा किया, लेकिन मेरी कजिन्स पहले ही वोदका बोतल पी चुकी थी। आइस, रजी मामा ने होटल के वेटर को कहा और उसे 100 रुपए का नोट थमाया। वह बाल्टी भर बर्फ लेकर लौटा। तुम्हारे पास म्यूजिकल सिस्टम है? रजी मामा ने वेटर से पूछा। वेटर ने कहा, यदि उसे 100 रुपये और मिले तो अपने दोस्त से म्यूजिक सिस्टम लेकर आ सकता है। अलबत्ता उसमें क्या बजाया जाए यह तय करना बड़ी चुनौती थी और हमें खुद को रोजा और जेंटलमैन जैसी फिल्मों के साउथ ट्रैक तक ही सीमित करना पड़ा। गानों के बोल तमिल में थे, लेकिन कम से कम धुनें तो जानी पहचानी थी। 2 ड्रिंक के बाद हम तमिल शब्द भी समझने लगेंगे, रंजी मामा ने कहा। पुरुषों ने रूम नंबर 301 चुना, जो कि मेरा रूम था। महिलाएं रूम नंबर 302 में चली गईं, जबकि मेरे कजिन्स रूम नंबर 303 में थे। 13 से कम उम्र वाले बच्चों को रूम नंबर 304 दे दिया गया, जहां वे केवल टीवी पर कार्टून चैनल देख सकते थे। और 5 साल से कम और 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों को रूम नंबर 305 में भेज दिया गया, जिसमें 75 साल से ज़्यादा वालों की जिम्मेदारी यह थी कि वे 5 साल से कम वालों का ख्याल रखें। रजी मामा रूम नंबर 301 और 302 के बीच आवाजाही करते रहे। रूम नंबर 302 में वे महिलाओं से गपशप करते और फिर 301 में लौटकर पुरुषों से स्टॉक्स और रियल एस्टेट के बारे में बात करने लगते। 11 बज गए। मैंने अपने नाते रिश्तेदारों को याद दिलाया, अब हमें सो जाना चाहिए। अरे चुप कर, रजी मामा ने कहा और मुझे खुशी खुशी गले लगा लिया। यदि हम अभी सो गए तो सुबह उठ न सकेंगे, इसलिए चलो सुबह तक मौज मस्ती करते हैं। पार्टी जारी रही और रूम नंबर 301, 302 और 303 डिस्को थेस में तब्दील हो गए। इंडियन फिल्म का साउंड ट्रैक 5 बार बजाया गया। मुझे लगा कि अगर अब भी मेरे नाते रिश्तेदार नहीं सोए तो सुबह
शादी में हरगिज शामिल न हो पाएंगे। आधी रात के बाद मैं लॉबी में चला आया। पुलिस को बुलाओ, मैंने फ्रंट डेस्क से कहा। क्या? मैनेजर ने कहा। तुम तो दूल्हे हो। हाँ, और सुबह 6:30 बजे मेरी शादी का मुहूर्त है। मुझे अपने सभी नाते रिश्तेदारों को लेकर सुबह 5 बजे वहाँ पहुँचना है, लेकिन ये लोग आराम करने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। मैनेजर हंस पड़ा। रजी मामा ने उसे भी पूछ खिला रखी थी। डोंट वरी सर, मैं उन्हें आधे घंटे बाद रोक दूंगा। तभी होटल के बाहर एक कार रुकी और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। अंधेरे के बावजूद मैं पहचान गया कि वह व्यक्ति कौन था। मैं तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। रूम नंबर 302 में रज्जी मामा रोजा फिल्म के एक सैंड गाना पर कमला आंटी के साथ क्लॉज डांसिंग कर रहे थे। डैड आ गए हैं, मैंने घोषणा की। महज 2 मिनट में ही हमारा नाइट क्लब इस तरह बंद हो गया जैसे कि पुलिस का छापा पड़ा हो। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जब तक डैड 3rd फ्लोर तक पहुंचते, कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया था। डैड, मैंने कहा। हम चंद सेकंड तक एक दूसरे की ओर देखते रहे। आखिरकार उन्होंने आने का फैसला कर ही लिया था। मैं इससे आगे कुछ सोच नहीं पा रहा था। मैंने उन पर आने के लिए बहुत जोर नहीं डाला था। वे भी मेरे जैसे ही थे। हम भारतीय पुरुष अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने के मामले में बहुत अच्छे नहीं होते। तुम अभी तक सोए नहीं? चंद घंटों बाद तुम्हारी शादी होने वाली है ना? उन्होंने धीमे से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वे रूम नंबर 301 की ओर बढ़े। मैंने उन्हें रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि वे मेरे मामाओं को नशे की धुत में देखें। ऊपर और भी रूम है। इस रूम में अभी कुछ मरम्मत का काम होना है, मैंने कहा और उन्हें अगली फ्लोर पर ले गया। फिर मैंने उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया ताकि वे चेंज कर सकें। माँ रूम नंबर 301 में थीं और जल्द से जल्द उन्हें साफ करने की कोशिश कर रही थी। इट्स फाइन, वे ऊपर हैं, मैंने कहा। वे वहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने कहा। वे यहाँ हमारे लिए मुसीबतें पैदा करने आए हैं क्या? नहीं, मैंने कहा। बिल्कुल ठीक हैं, वे यहाँ मेरी शादी अटेंड करने आए हैं। अब वे अब जाकर आए हैं? इट्स ओके माम, तुम जाकर सो जाओ, मैं उन्हें कह दूंगा कि आप सो चुकी हैं, मैंने कहा। फिर मैंने उनके गाल पर किस किया और ऊपर चला गया। पापा ने चेंज करके सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन लिया था। थैंक यू डैड, मैंने कहा। दैट्स बी सिली, उन्होंने कहा। तुम्हारी माँ कहाँ है? सभी लोग जल्दी सो गए थे। हमें सुबह 4 बजे उठना है ना, मैंने कहा। ओह, तब तो मैं तुम्हारी नींद खराब कर रहा हूँ। क्या तुम यहीं सोओगे? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और बत्तियां बुझा दी। फिर मैं उनके करीब ही लेट गया, शायद पिछले 20 सालों में पहली बार। आई लव यू बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आंखें मूदी हुई थी। मेरा गला भर आया। मेरे लिए इन शब्दों के वही मायने थे जो अनन्या द्वारा मुझसे पहली बार कहे गए इन शब्दों के थे। मैं भी आपको प्यार करता हूँ, मैंने कहा और सोचने लगा कि आखिर मैं कौन सी प्रेम कहानी सुना रहा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 2 स्टेट्स के 61वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के। दोस्तों, अब सुनते हैं उपन्यास 2 स्टेट्स के 62वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मुझे अपने परिवार वालों को उठाने के लिए उन पर मग भर के पानी उड़ेलना पड़ा। रजी मामा को तगड़ा हैंगओवर था। मैं केवल 3 घंटे सोया था। दर्द के मारे मेरा सिर फटा जा रहा था। हमने रूम सर्विस को ट्रिपल स्ट्रेंथ कॉफ़ी सर्व करने के लिए कहा। यह तो अमानवीय है। आखिर यह भी कोई वक्त है शादी करने का, माँ ने कहा। उन्होंने सूटकेस से इस अवसर पर पहनने के लिए अपनी नई साड़ी निकाली। अनन्या के पिता ने मात्र 200 मीटर के सफ़र के लिए भी हमारे होटल तक बस भिजवाई थी। मैं बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। मेरे परिवार की सभी महिलाएं अपने बालों को ब्लो डाई कर रही थीं और लिपस्टिक लगा रही थीं। 5:30 बजते ही पैनिक काल शुरू हो गए। पुरोहितों ने अग्नि प्रज्वलित कर दी है, मंत्र जाप शुरू हो गया है, अनन्या के पिता ने कहा। 2 और बुजुर्ग महिलाएं तैयार हो रही हैं, हम जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। 5:30 बजे हम मंडपम में पहुँचे। अनन्या के नाते रिश्तेदार पहले ही सबसे अच्छी सीटों पर कला जमा चुके थे। पुरोहितों तक पहुँचने में मुझे ठसाठस भरे नाते रिश्तेदारों के बीच से जगह बनाकर गुजरना पड़ा। दूल्हे की माँ यहाँ बैठेगी, पुरोहित ने कहा, और यदि पिता न आए हों तो कोई भी वरिष्ठ पुरुष संबंधी। मेरे पिता यहाँ मौजूद हैं, मैंने कहा। अनन्या के पेरेंट्स अपनी सीट पर से उछल पड़े। वेलकम, अनन्या के पिता ने कहा। अब आपका बुखार कैसा है?
बुखार? कैसा बुखार? पापा ने अपनी जगह संभालते हुए कहा। पुरोहित जोश खरोश से मंत्रोच्चार करते रहे। रज्जी मामा अपने सभी संबंधियों की ओर सेरेड्रान स्ट्रिप्स बढ़ाते रहे क्योंकि सभी के सिर में दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ अनन्या के अंकल्स एक दूसरे की ओर द हिंदू की प्रतियों को बढ़ाते रहे। शादी के दौरान भी वे नॉलेज पाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। क्रिस, आ जाओ, अनन्या के पिता ने 5 मिनट की प्रार्थना के बाद कहा। क्या? तुम्हें चेंज करना होगा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा। मैंने मैरून रंग का नया रेशमी कुर्ता पैजामा पहन रखा था जो माँ ने मेरे लिए खरीदा था। इससे काम नहीं चलेगा? मैंने पूछा। अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनन्या के पिता ने अपना सिर हिलाया और खड़े हो गए। मैं उनके पीछे पीछे मुख्य हाल के परिसर स्थित एक रूम में चला गया। उन्होंने दरवाज़ा लगा दिया। अपने कपड़े उतारो, उन्होंने कहा। क्या? मैंने कहा। उन्होंने अपनी अंगुली से मेरे कुर्ते की ओर इशारा किया। जी, मैं खुद निकाल लूँगा, मैंने झिझकते हुए कहा और अपना कुर्ता उतार दिया। पैजामा भी, उन्होंने कहा। मुझे कॉलेज के दिनों में हुई अपनी रैगिंग की याद आ गई। क्या यह जरूरी है? मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि क्या इस अवस्था में शादी के मंडप में जाने से मंत्रों का असर ज़्यादा होगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका हाथ मेरे पायजामे के नाड़े की ओर बढ़ रहा था कि मैंने तय किया कि मुझे खुद ही शर्म हया छोड़कर यह काम करना होगा। मैंने सफ़ेद अंडरवियर पहनी थी जिस पर कई मिकी माउस उछल कूद मचा रहे थे। ये तुमने क्या पहन रखा है? मैंने 6 डिन्नी थिम्स अंडरवियर का पूरा पैक खरीदा था। मैंने सोचा था कि अब चूंकि अनन्या से मेरी शादी होने जा रही है तो उसे कार्टून कैरेक्टर बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए शायद वो इसे पसंद करेगी। जाहिर है मैं अपने जल्द ही होने वाले ससुर जी को अंडरवियर पहनने का यह कारण नहीं बता सकता था। मुझे क्या पता था कि शादी में मेरा अंडरवियर का भी डिस्प्ले होगा, मैंने कहा। अनन्या के पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। तुम्हें यह वेस्टी पहननी होगी, अनन्या के पिता ने कहा और मुझे एक साफ क्रीम रंग की लुंगी दी। वह राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी द्वारा झरने के नीचे नहाने वाले सीन में पहने जाने वाले कपड़ों की तरह थी। मुझे यह पहनना होगा? कैसे? मैंने लुंगी को उठाकर देखा। सुबह की किरणें उसमें से छनकर आ रही थी। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अनन्या के पिता ने कहा और मेरी हैरत का तब तक कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने मेरी अंडरवियर में अपना हाथ आधा घुसा दिया। मैं सोचने लगा कि क्या कोई दूल्हा अपने ससुर पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा दायर कर सकता है। प्लीज़ पहले मैं कोशिश करता हूँ, मैंने कहा। यकीनन नर्वसनेस के कारण मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। वेस्टी बार बार फिसल जा रही थी और मिकी माउस अंडरवियर पहनकर खड़ा मैं रुआसा हुआ जा रहा था। लाओ मैं कर देता हूँ, केवल 1 मिनट लगेगा, अनन्या के पिता ने उदारता दिखाते हुए कहा। ठीक वैसी ही उदारता जो डॉक्टर किसी बच्चे को इंजेक्शन लगाने से पहले दिखाता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने प्यार को हासिल करने के लिए यह आखिरी अपमान मुझे सहना ही पड़ेगा, मैंने सोचा। बस चंद घंटे और उसके बाद यह सब खत्म हो जाएगा। वेस्टी को फिट बैठाने के लिए एक बार अंकल के हाथ उस जगह तक भी जा पहुँचे जहाँ उन्हें नहीं पहुँचना था। कुछ लोग कहते हैं कि यह रस्म इसलिए रखी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दूल्हे के साजो सामान सही सलामत हैं या नहीं। अगर वाकई ऐसा है तो अंकल ने इस रस्म को बहुत सफाई से अंजाम दिया था। हो गया। जब अंकल ने मेरी लुंगी की आखिरी चुन्नटें भी ठीक कर दी तब मैंने पूछा। मैंने अपने आप को आईने में देखा। दुनिया से मेरी पहली टॉपलेस मुलाकात चंद लम्हों में होने जा रही थी। मेरी पारदर्शी वेस्टी में से मिक्की माउस खिलखिलाते हुए झांक रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ देर की बात ही तो है, मैंने खुद से कहा। देखो अब तुम्हारी शादी की सभी तस्वीरों में मिक्की माउस भी आ जाएंगे, अंकल ने कन्फर्म करते हुए कहा, ताकि अपमान के लम्हे महज कुछ देर ही नहीं रहेंगे, ये ज़िंदगी भर मेरा पीछा करते रहेंगे। तुम अंडरवियर बदलना चाहोगे? तुम मेरी पहन सकते हो, हम अदला बदली करें, उन्होंने कहा। मैंने उनकी ओर देखा। मैं सोच रहा था कि उन्होंने अभी अभी जो कहा है क्या वाकई वह उन्होंने ही कहा था। चलिए चलते हैं, मेरी शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हम बाहर आए और मुझे देखते ही मेरे कजिन्स बक्का फाड़ कर हंस पड़े। मिक्की माउस, मेरी 5 साल की कजिन चिल्ला पड़ी। निश्चित ही अब कोई भी मिक्की माउस को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अनन्या 9 गज लंबी गहरे रंग वाली एक रेशमी साड़ी में बैठी थी।
उसने हीरे और सोने का कंठहार पहन रखा था। उसे देखकर लग रहा था मानो वह कोई अप्सरा हो जो मेरी पहुंच से बहुत दूर नहीं है। इस तरह की अंडरवियर पहनने की भला क्या जरूरत थी? उसने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मैंने यह तुम्हारे लिए ली थी, मेरा मतलब है हम दोनों के लिए। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी। उसने कहा, पुरोहितों ने हमें इस तरह मंडप में बतियाने के लिए झिड़क दिया और अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। किसी ने मेरी आंखों पर स्कार्फ बांध दिया ताकि मैं अगले 10 मिनट तक कुछ न देख पाऊं। शायद यह शादी के दौरान दुल्हन से बतियाने की सजा थी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि ऐसा क्यों किया गया। मेरी आंखों से स्कार्फ हटा लिए जाने के बाद भी प्रार्थनाएं जारी रहीं। ठीक है, अब आप काशी यात्रा के लिए आइए। 1 घंटे बाद पुरोहित ने कहा। उसने मुझे एक छाता और गीता की एक प्रति दी। इसका मतलब? मैंने कहा। अनन्या के पिता ने मुझे समझाया। मुझे खड़े होकर यह कहना था कि मेरी शादी में कोई रुचि नहीं है और मैं साधु बनने के लिए काशी या वाराणसी जा रहा हूँ। पता नहीं मुझे छाता क्यों दिया गया था, लेकिन मुझे उसे खोलकर अपने सिर पर तान देना था। इसके बाद अनन्या के पिता को मेरे पास आकर मुझे राजी करना था कि मैं साधु बनने के बजाय उनकी बेटी से ब्याह कर लूं। मैंने तय किया कि मैं इस रस्म को बहुत अच्छे से निभाऊंगा, क्योंकि वेष्टी पहनने वाली रस्म की तो मैं पहले ही 12 बजा चुका था। मैं खड़ा हो गया, अनन्या के पेरेंट्स की ओर मुंह बनाकर देखा और हॉल के बाहर चला गया। अनन्या के पिता मेरे पीछे आए, लेकिन मैं तेज कदमों से चलता हुआ उनसे दूर चला गया। मैं हॉल के बाहर मेन रोड पर आ चुका था। एक ऑटो वाले ने मुझे देखा और मेरे पास चला आया। वेयर वेयर? उसने पूछा। उसका इंजन अभी फर्स्ट गियर में गड़गड़ा रहा था। काशी, मैंने कहा। काशी कहाँ है? उसने पूछा। वाराणसी, यूपी में, मैंने कहा। सेंट्रल स्टेशन, 70 रुपया लगेगा सर, उसने कहा। मैंने सिर घुमाया और अनन्या के पिता को मुझसे 20 मिनट के फासले पर देखा। चूंकि हम जिंदगी में केवल एक ही बार शादी करते हैं, इसलिए मैं तय कर चुका था कि काशी यात्रा की रस्म को सबसे बेहतरीन तरीके से निभाऊंगा। मैं ऑटो में बैठ गया। ऑटो तेज गति से चल पड़ा। हे, अनन्या के पिता फुल वॉल्यूम में चिल्लाए। वे कौन हैं? ऑटो ड्राइवर ने पूछा। कोई नहीं, मैंने कहा। अब रुक जाओ। मैं ऑटो से बाहर निकला। अनन्या के पिता दौड़ते हुए मेरे पास आए। ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने हाँफते हुए पूछा। काशी जा रहा हूँ, मैंने कहा और मुस्कुरा दिया। आपने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि मुझे रुकना कब है। उन्होंने मेरी बाहें जोर से भींच ली। अंदर चलो, उन्होंने मुझे भीतर मंडपम की ओर खींचते हुए कहा। अरे, आप मुझे अपनी बेटी से ब्याह करने के लिए राजी नहीं करेंगे? मैंने कहा। इसके बाद हमारी शादी में कुछ और तमिल रस्म हुई। हमने मालाई मांत्राल किया, जिसमें पंजाबी जयमाला की ही तरह वर वधू एक दूसरे से फूलमालाएं बदलते हैं। इस रस्म के दौरान अनन्या के नाते रिश्तेदारों ने उसे ऊपर उठा लिया और वह मेरी पहुंच से बाहर हो गई थी। मेरे नाते रिश्तेदारों ने इसे एक चुनौती माना और मुझे उससे भी ऊपर उठा दिया। रजी मामा को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि यह सब महज खेल है, और वे अनन्या के एक अंकल से तकरीबन झगड़ ही पड़े। आखिरकार हम फिर अग्निवेदी के पास जा बैठे। कन्यादान की अंतिम रस्म के लिए अनन्या अपने पिता की गोदी में बैठी थी। हाँ, मैंने खुद से कहा, मैंने अपनी मंजिल को तकरीबन पा लिया है। अनन्या और मैंने हल्दी के लेप में डूबे नारियल को थाम रखा था। अनन्या की माँ ने उस पर जल डाल दिया। अनन्या अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। मैंने उसके गाल में सोने का मंगलसूत्र बांधा, जिसमें एक आयताकार पेडेंट था। इस पेडेंट को मांगल्य धारणम की ताली कहा गया था। पुरोहित ने हमें सप्तसती के लिए उठ खड़े होने को कहा। अनन्या और मुझे 7 पवित्र कदम साथ चलने थे। अनन्या की साड़ी और मेरी वेष्टी की छोरों की गांठ बांध दी गई और हमें एक दूसरे का हाथ थामने को कहा गया। मैंने कई महीनों बाद अनन्या के स्पर्श को महसूस किया था। तुम ठीक तो हो ना? मैंने अनन्या से कहा। वह सिसकियां भर रही थी। तुम लड़की नहीं हो, तुम नहीं समझोगे, अनन्या ने कहा। और इसी के साथ पूरी जिंदगी चलने वाले तुम नहीं समझोगे की शुरुआत हुई, जिससे विवाहित पुरुषों को हर रोज सहन करना पड़ता है। मैंने अनन्या के पैरों के नीचे अपने पैर जमा दिए और अग्निवेदी के इर्द गिर्द 7 कदम चलने में उसकी मदद की। जैसे ही 7 कदम पूरे हुए, सभी ने तालियां बजाई। क्या हुआ? मैंने पूछा। शादी की रस्में पूरी हो गईं।
अब कमरे में जाकर सभी से आशीर्वाद लो, मुख्य पुरोहित ने कहा। मैंने मिस्टर स्वामी और उनकी पत्नी की ओर देखा। अब वे अनन्या के माता पिता नहीं, मेरे सास ससुर थे। अनन्या और मैंने सभी बुजुर्ग संबंधियों के सामने साष्टांग लेट कर उनके आशीर्वाद लिए। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी शादी की रस्म थी जिसमें कसरत भी करनी पड़ती थी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अनन्या के पिता ने हमें साष्टांग प्रणाम करने से रोकते हुए कहा। भगवान तुम्हारा भला करे, सिप्रा मासी ने मेरे चरण स्पर्श करने के उत्तर में कहा। लेकिन अब मुझे नींद आ रही है, हमें होटल चलना चाहिए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 62वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स के अंतिमवें भाग यानी 63वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। वे कुछ कहना चाहते हैं, मैंने कहा। अनन्या और मैं हमारे रिसेप्शन में शाही कुर्सियों पर बैठे थे। कम से कम यह कार्यक्रम मेरे नाते रिश्तेदारों को जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि उन्हें खुले बगीचे में फूड स्टॉल नज़र आ रहे थे। हम मद्रास बोट क्लब में थे। पेड़ों से रंगीन बत्तियां लिपटी हुई थीं। धुएं से भरे मंडपम के बाद झील के किनारे इस क्लब में हमें राहत महसूस हो रही थी। हाँ, वे पावर पॉइंट करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका। वे तुम्हें अपनी स्पीच दिखाने के लिए होटल सी आए थे। कब? मैंने कहा। मैं वहीं पर तो था। थे तो, लेकिन दिन भर सो रहे थे, अनन्या ने कहा। वह केवल तुम्हारे खराटे ही सुन पाए। तुम नहीं सोई? मैंने पूछा। सवाल ही नहीं उठता। हमारे यहाँ इतने सारे मेहमान बाहर से आए थे, मैं पिछली 2 रातों से सोई नहीं हूँ। इसके बावजूद तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो? मैंने कहा। वह शर्मा गई। उसकी शर्माहट उसके कपड़ों के रंग से मेल खा रही थी। उसने इस शाम के लिए गुलाबी लहंगा पहन रखा था, जिस पर सोने चांदी का खासा काम था। यह न केवल मेरे नाते रिश्तेदारों बल्कि अनन्या की अपनी आंटियों को भी हैरान कर देने वाली बात थी। बहरहाल, अब बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या की शादी हो चुकी थी मेरे साथ, उस दूध के धुले हरीश की ऐसी की तैसी। कांग्रेचुलेशंस। कोई अपरिचित व्यक्ति स्टेज पर हमसे मिलने आया और हम कैमरे के सामने 100वीं बार मुस्कुराए। डिनर नॉर्थ इंडियन था, लेकिन जायका दमदार नहीं था। इन लोगों ने गोभी आलू को नारियल तेल में पकाया है, मिंटी ने शिकायत भरे स्वर में कहा। कल हम सब जा रहे हैं, मैंने कहा। तुम्हें जल्दी ही अपने पराठे फिर मिलने वाले हैं। अब मुंह मत बनाओ और आइसक्रीम खाओ। हम केक कब काटेंगे? मेरे छोटे कजिन्स में से एक ने गार्डन के बीचों बीच रखे हुए केक की ओर इशारा किया, जिसे बिना अंडों के बनाया गया था। केक के पास एक छोटा सा चबूतरा था, जिसके इर्द गिर्द कुर्सियां लगी हुई थीं। एक वेटर ने हैंडबेल बजाकर स्पीच और केक कटिंग सेरेमनी की घोषणा की। सभी लोग पास आए और कुर्सियों पर बैठ गए। तमिल और पंजाबी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। लोग मेरी शादी अटेंड करने नहीं आए थे, वे लोग दूसरी कम्युनिटी के लाइव स्क्यूजियम को देखने आए थे। लेकिन डीजे कब शुरू होगा? मेरी एक कजिन ने पूछा। धीरज रखो, मैंने कहा। अनन्या और मैं केक के पास खड़े हो गए। अनन्या ने पहले बोलने के लिए माइक लिया। यहाँ आने के लिए सभी को शुक्रिया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी खुशियों में शरीक हुए। हाँ, हमारी शादी जरा हटके है और हमें इस मुकाम पर पहुँचने में खासा वक्त लगा। इस वजह से यह शादी हमारे लिए और भी स्पेशल हो गई। अब मैं चाहूँगी कि मेरे प्यारे पापा आपसे कुछ शब्द कहें। अनन्या ने तालियां बजाकर अपने पिता का स्वागत किया और लोगों ने भी उनका अभिवादन किया। मेरे पापा और माँ साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिली हुई थी। कम से कम आज की रात तो उन्होंने एक दूसरे के साथ होने का फैसला किया। हेलो एवरीवन, अनन्या के पिता ने कहा। मैं चाहूँगा कि लड़के वालों की ओर से भी कोई आए और कुछ कहे। उन्होंने पापा की ओर देखा। पापा ने हाथ जोड़कर ना कह दिया। मैं बोलूँगा, रजी मामा ने कहा और अपना हाथ उठा दिया। जाहिर है वे वोट क्लब बार से होकर आए थे। वेलकम एवरीवन, अनन्या के पिता ने शुरुआत करते हुए कहा। मुझे भाषण देना कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिछले साल अपने दामाद की मदद से मुझे सार्वजनिक रूप से बोलने का आत्मविश्वास आ गया है। सभी की नज़रें मेरी ओर घूम गईं। ठीक है, ऑफिस प्रेजेंटेशन देना एक बात है और अपने समुदाय के लोगों के सामने मन की बातें कह डालना दूसरी बात है। मैंने मन ही मन यह उम्मीद की थी कि अनन्या के पिता को यह पता है कि वह क्या कर रहे हैं।
मैं जानता हूँ कि पार्टी में आप सभी लोग एक ही विषय के बारे में ज़्यादा बात कर रहे होंगे। आखिर स्वामी अपनी बेटी की शादी नॉर्थ इंडियन लड़के से क्यों कर रहा है? मैं जानता हूँ, क्योंकि हम अगर आपकी जगह होते तो हम भी यही बात कर रहे होते। सभी लोग खी कर हंस पड़े। जब अनन्या ने हमें सबसे पहले क्रिस के बारे में बताया तो हम लोग बहुत अपसेट थे। जैसा कि सभी तमिल जानते हैं, हमें अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व है। हम यह भी सोचते हैं कि हमारी बिटिया लाखों में एक है। उसका विवाह हमारी कम्युनिटी के सबसे अच्छे लड़के से होगा। फिर उसने एक पंजाबी लड़के को क्यों चुना? पार्टी में कांजीवरम साड़ी पहने हर एक महिला ने सिर हिलाया, लेकिन पंजाबियों में कोई हलचल नहीं हुई। हमने अनन्या का मन बदलने के लिए हर संभव कोशिश की। हमने क्रिस के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया, जबकि वह हमारे लिए ही चेन्नई आया था। हमने अनन्या को तमिल लड़के भी दिखाए, लेकिन आजकल के बच्चों को तो आप जानते ही हैं, वे अपने मन की ही करते रहते हैं। इस बार सभी ने समझदारों की तरह सिर हिलाया। फिर आखिर पेरेंट्स को ऐतराज़ क्यों लेना चाहिए? उन्होंने कहा और अपने चश्मे को ठीक किया। सवाल केवल दूसरी कम्युनिटी का नहीं, बात यह भी है कि हमारी बेटी ने अपने लिए एक जीवन साथी का चयन किया है। पेरेंट्स होने के तौर पर हम इससे निराश हुए थे। हमें लगा कि जैसे हमें दरकिनार कर दिया गया हो। हम अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, फिर वे इस तरह हमें नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? हमारी सारी झल्लाहट गुस्से के रूप में बाहर निकलती है। हम प्रेम विवाहों से कितनी नफरत करते हैं, है ना? अनन्या की आंटियां मुस्कुरा दी। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका बच्चा दुनिया में किसी को प्यार करना चाहता है। क्या यह वास्तव में इतनी बुरी बात है? आखिर बच्चे प्यार करना किनसे सीखते हैं? हम ही से ना। आखिर वे जिंदगी में सबसे पहले अपने माता पिता को ही तो प्यार करते हैं। अनन्या ने मेरी बाह को कसकर थाम लिया। लोग ध्यान लगाकर सुन रहे थे। वास्तव में यह बड़ी सरल बात है। जब आपका बच्चा किसी नए इंसान से प्यार करता है तो आप या तो इसे किसी से नफरत करने का एक और मौका मान सकते हैं, उस इंसान से जिसे आपके बच्चे ने चुना है, और उसके परिवार से। हमने भी कुछ समय तक यही किया, लेकिन आप इसे कुछ और लोगों के प्यार करने का एक अवसर भी मान सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्यार करने में भला कौन सी बुराई है? वे एक गिलास पानी पीने के लिए रुके और फिर बोलने लगे। हाँ, मेरे भीतर का तमिल जरूर जरा निराश है, लेकिन मेरे भीतर का एक भारतीय बहुत खुश है। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि मेरे भीतर का इंसान तो सबसे ज़्यादा खुश है। आखिर हमने इस मौके का इस्तेमाल ऐसे लोगों को हमने जोड़ने के लिए किया जिनसे हम प्यार कर सकें। उन्होंने माइक झुका लिया। अनन्या ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। तालियां गूंज उठी। अनन्या और मैंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच केक काटा। हमने एक दूसरे को अपने अपने परिवार वालों को केक खिलाया। कैमरामैन ने दोनों परिवारों को एक ग्रुप फोटो के लिए एकजुट किया। अनन्या, देखो हम दोनों के पेरेंट्स मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कहा। रजी मामा उठ खड़े हुए और स्पीच देने के लिए माइक संभाल लिया। मिंटी के डैडी को रोको, वे 6 पैक लगा चुके हैं, कमला आंटी ने कहा। लेकिन तब तक रज्जी मामा की स्पीच शुरू हो चुकी थी। उन्होंने अपना हाथ उठाते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटिलमैन। मैं उनके पास गया। रजी मामा, बस कीजिए, आपके जैसा कूल इंसान बोरिंग स्पीच नहीं दे सकता। मैंने उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, रियली? क्या हमें उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए? उन्होंने कहा। यह कोई कंपटीशन तो है नहीं, मैंने कहा। लेकिन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ तमिलनाडु, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको डीजे पर कुछ पंजाबी स्टाइल डांसिंग के लिए इनवाइट करता हूँ। मेरे कजिन्स झट से उठे और दौड़कर डांस फ्लोर पर जा पहुँचे। डांस फ्लोर पर मेरे परिवार के लोगों का बोलबाला था, लेकिन अनन्या ने अपनी आंटियों और अंकल से कहा कि वे भी वहाँ जाकर नाच में शामिल हों। मेरे ख्याल से अब वे लोग भी मेरे परिवार ही थे। रज्जी मामा मेरे नए परिवार के सदस्यों को इम्प्रेस करने के लिए एक मुश्किल भांगड़ा केक डांस म्यूजिक स्टेप करने के चक्कर में गिरते गिरते बचे। मेरे कजिन्स ने मुझे और अनन्या को एक क्लोज डांस के लिए ढकेल दिया। मैंने अनन्या को बाहों में थाम लिया। हम डांस फ्लोर पर पहुँचे। अनन्या, मैंने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। क्या? उसने धीमे से पूछा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई और तुम्हारे सभी सगे संबंधियों को भी, मैंने कहा। और मैं भी तुम्हें और तुम्हारे सभी नाते रिश्तेदारों को प्यार करती हूँ, उसने कहा। हमने एक दूसरे को चूम लिया।
तमिल और पंजाबी हमारे इर्द गिर्द नाच रहे थे। तो हमने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, आज हमने उसे भी पार कर लिया है। तुमने कहा था ना कि हम यह तभी करेंगे जब तक कि हम अपनी मंजिल को पा न लें। मैंने कहा, तुम पुरुष लोग क्या हमेशा इसी बारे में सोचते रहते हो? उसने कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 63वें और अंतिमवें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए सुनिए इस उपन्यास का उपसंहार। कुछ सालों बाद। क्या मेरा यहाँ होना ठीक है? मैंने डिलीवरी रूम में लेटी अनन्या से पूछा। बीच में खिंचा हुआ एक पर्दा उसके शरीर के ऊपरी और निचली हिस्से को अलग कर रहा था। डॉक्टरों ने उसे हाफ बॉडी एस्थेनेस्टिक दिया था, जिसकी वजह से वह सी सेफ्यान के दौरान भी जागी हुई रह सकती थी। पर्दे के दूसरी तरफ स्पेशलिस्टों की एक टीम उसके पेट को काट रही थी। उनके पास चाकू है। मैंने डॉक्टरों की ओर झांकते हुए कहा। मेरा सिर चकरा रहा था। मुझे हैरान मत करो, किसी और चीज़ के बारे में बात करो। उसने कहा, किताब का काम कैसा चल रहा है? वेल, कल 5वें पब्लिशर ने भी रिजेक्ट कर दिया। और मैंने कहा और पर्दे के उस तरफ झांकने के लिए उठ खड़ा हुआ। एट लास्ट, अब मैं 6ठे पब्लिशर के पास तो जा सकता हूँ। यदि तुम सब यह देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बैठ जाओ और इतना डरो मत। एपीड्यूरल के कारण मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उसने कहा। डॉक्टर ने बिना जनरल एनेस्थीसिया के सीजेरियन की सिफारिश की थी। काश तुम देख पाती, मैंने कहा। मुझे एक लेग दिखाई दे रहा है, यह तो एलियन की तरह है। शट अप, उसने कहा। हे, ये तो लड़का है, मैंने कहा। क्या वह मेरे जैसा दिखता है? नहीं, मैं अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा है। मैंने केवल यही एक चीज़ देखी है, तुम जानती हो क्या? डॉक्टर ने पूरे बच्चों को बाहर निकाला। थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच, मैंने भावनाओं में बहते हुए कहा और उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। अभी रुको, डॉक्टर ने कहा। उनका मुंह मास्क के पीछे छुपा हुआ था। क्या हुआ? अनन्या ने पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। ओह वेट, एक और लेग। वाह, एक और लड़का। जुड़वा, उसने कहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। एस, डॉक्टर ने कहा। कांग्रेचुलेशंस। नर्स ने दोनों बच्चों को धो पोंछ कर मेरे हवाले कर दिया। एहतियात से, उसने कहा। मैंने दोनों बच्चों को अपनी दोनों बाहों में थाम लिया। आप दोनों दो अलग अलग स्टेट से हैं ना? तो फिर ये बच्चे किस स्टेट से हैं? नर्स ने कहा और मुंह दबाकर हंस पड़ी। वे एक ही स्टेट के होंगे जिसका नाम है भारत, मैंने कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास को। आपको यह उपन्यास कैसा लगा, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह उपन्यास थोड़ा बड़ा उपन्यास था। यह उपन्यास मुझे व्यक्तिगत तौर से बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने इसका वाचन किया। आप जैसा सभी जानते हैं, इस पर फिल्म भी बनी है, आप इसकी फिल्म ज़रूर देखे होंगे। तो यहीं पर बात समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए उपन्यास के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।